एक डॉक्यूमेंट तैयार किया मैंने टॉपिक वाइज 1985 से 2022 पिछले साल तक जो भी क्वेश्चंस आए थे वो टॉपिक वाइज सेग्रीगेट कर दिए, और ईयर वाइज 2010 से 2022 तक कि ये क्वेश्चन इस साल में आए हैं। अब उसके अलावा स्टार्टिंग में पहले सिलेबस लगा दिया सारा, ताकि हमें पता हो हमारा सिलेबस क्या है। आफ्टर दिस सिलेबस फिर मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए सिलेबस के बाद, ये तो हमारा सारा सिलेबस चल रहा अभी, दिस इज आई सपोज द एंड ऑफ सिलेबस। यस, अब ये आ गया हिस्ट्री वाइज, हिस्ट्री टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर्स। पेपर 1 में किस साल क्या क्या क्वेश्चन आए हुए, 1996 में, 2003 में, 2006 में, 7, 9, 10, 13, 13, 13, 14, ऐसे करके ही बना दिया कि ईयर वाइज ये क्वेश्चन आए हैं। फिर वैसे जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे अब ये टॉपिक वाइज शुरू हो जाएंगे। पीरियड ऑफ महाजनपदास, इसमें पीरियड ऑफ महाजनपदास में 1987 में ये क्वेश्चन आया, 88 में ये, 90 में ये, 92, 95, 96, 2001, उसके बाद 2007, 2011, सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन निकाल दिए। जिस दिन हम क्लास में कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तुम्हारे पास ऑलरेडी ये लिस्ट होगी, तुम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखोगे, राइट। क्लास के लेक्चर के बेस के ऊपर किसी एक दो की तो उसी टाइम प्रैक्टिस भी करा करोगे, जो मैं इवेल्युएट नहीं करूंगा। मैं तो टेस्ट ही इवेल्युएट करूंगा जो वंस अ वीक टेस्ट हुआ करेगा या फिर जो पूरी टेस्ट सीरीज होगी। बट जितने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, अब इमेजिन करते हैं कि हम 2010 से लेके 22 तक 12 साल बने, एक साल में 20 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, तो 12 सालों में ऑलमोस्ट 250 क्वेश्चन हो गए। उन 250 क्वेश्चंस के मैं तुम्हें मॉडल आंसर्स भी दे दूंगा, ताकि जब भी तुमने अपना आंसर लिखा उसको मॉडल आंसर के साथ कंपेयर कर लो। डन। तो तुम्हारे पास 250 मॉडल आंसर्स भी पड़े होंगे और साथ में ये सारे एक लिस्ट भी बनी पड़ी है। अब दिस विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स, कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं, सर्च नहीं करना, आराम से बैठो, क्लास लगाओ और क्लास के बाद ये प्रैक्टिस कर लो। एक चीज हो गई ये। अब दूसरी चीज बताता हूं तुम्हें। अब अगर हम बात करें मैं क्लास पढ़ाऊंगा कैसे, ठीक है, व्हाट इज गोइंग टू बी द मॉडस ऑपरेंडी। तो सिलेबस का पहला टॉपिक है सोर्सेज टू स्टडी इंडियन हिस्ट्री। लिटरेरी सोर्सेज हैं, उसमें रिलीजियस लिटरेचर है, उसमें सेकुलर लिटरेचर है, राइट। उसके बाद कलहन के ऊपर अलग से नोट आता तो उसका अलग से नोट तैयार किया हुआ है। उसके बाद फॉरेन लिटरेचर के लूप होल्स क्या हैं, देन वो पूरा करके सिग्निफिकेंस ऑफ लिटरेचर क्या है ये पूरा तैयार करके, उसके बाद लिमिटेशंस ऑफ लिटरेरी सोर्सेज क्या है। सो यू इमेजिन अ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन अ पेपर, उसके लिए ऑलरेडी नोट्स बने हुए हैं, राइट। ये नोट्स मैं क्लास में तुम्हें समझाऊंगा, साथ में तुम्हें ये नोट्स मिलेंगे, फाइन। अब ये नोट्स बने कैसे हैं। एक, अगर मैं एंशिएंट इंडिया की बात करूं तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एंशिएंट इंडिया के लिए आई पिक्ड अप आर.एस. शर्मा सर की एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, पहले मैंने वो पढ़ी। ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ने के बाद मैंने उपेंद्र सिंह मैम की जो बुक है एंशिएंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया, अराउंड 700-800 पेज की जो मोटी सी किताब है वो पढ़ी। फिर मैंने रोमिला थापर मैम की एंशिएंट इंडिया की बुक पढ़ी। उसके बाद मैंने न्यू एनसीईआरटी भी पढ़ दी। फिर मैंने इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के सारे एंशिएंट इंडिया के नोट्स पढ़े। सो 1, 2, 3, 4 एंड 5 सोर्सेज के बाद फिर मैंने कुछ स्पेसिफिक रीडिंग्स उठा ली, जैसे कि किसी हिस्ट्री मैगजीन में या इंटरनेशनल जर्नल्स में कोई आर्टिकल्स आए थे या न्यूज़पेपर्स में आए थे, वो साथ में ऐड कर दिए स्पेसिफिक आर्टिकल्स। ये 6 के 6 ऐड होके हमारे ये नोट्स बने। या तो तुम सिर्फ ये नोट्स पढ़ लो या तुम 10 किताबें पढ़ लो, तुम्हारी मर्जी है। ऐसे ही मिडिवल इंडिया के लिए सतीश चंद्र सर की ओल्ड एनसीईआरटी प्लस न्यू एनसीईआरटी पढ़ दी, आर.एस. शर्मा की जगह उपिंदर मैम की जगह अब मिडिवल के लिए सतीश चंद्र सर की जो 2 वॉल्यूम की बुक आती है वो पढ़ दी, रोमिला थापर मैम की जगह यहाँ पे रिजवी सर की मिडिवल इंडिया की बुक पढ़ दी, इग्नू भी पढ़ा और आर्टिकल्स भी पढ़ दिए। ऐसी मॉडर्न के लिए कर दिया, ऐसी वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए कर दिया। सो जितने भी सोर्सेज अवेलेबल थे वो सब एक ही जगह कंपाइल हो गए। अब इन नोट्स के अलावा तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना। एंड वाइल वी विल बी डूइंग दीज लेक्चर्स इन द क्लास, लैक ऑफ क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है, सो देयर इज एन इशू ऑफ क्रेडिबिलिटी, इंस्क्रिप्शंस आ गई, जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे करते करते जहां पे रेलिवेंट हो जाएगा कि अपने ऑप्शन में ना मैप में बड़े अच्छे मार्क्स आ सकते हैं अगर मैप्स अच्छे से हमने किए हो।
तो कीपिंग दैट इन माइंड, हर रेलिवेंट टॉपिक के साथ जहां पे भी वो टॉपिक स्टार्ट होगा, कॉलोनियल अप्रोच आ गई, ये तो सारी अभी अप्रोचेज ही चल रही हैं, नेशनलिस्ट अप्रोच एंड इट्स स्कॉलर्स आ गए, देन वी हैव नॉन पॉलिटिकल हिस्टोरियोग्राफी। अब ये देखो, जैसे मैं तुम्हें बोल रहा था ना, इस तरह से मैं तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चंस और उनके मॉडल आंसर्स प्रोवाइड कर दूंगा कि ये तुमने जो क्वेश्चन लिखा ये उसका मॉडल आंसर हो गया तुम्हारे पास, राइट? कि कहीं से भी कुछ भी आया हो तुम उसके ऊपर अपना आंसर लिख के मैच कर लो। इस सपोर्ट के बाद मुझे नहीं लगता तुम्हें कहीं और जाना है, कहीं से कुछ और पढ़ना है। एक सेकंड दो बस, जो भी तुम्हारा डाउट अभी दे रहा हूं। जो ये नोट्स होंगे, ये जो नोट्स हैं, ये मैं क्लास में जब समझाऊंगा साथ में मैं डिक्टेट भी करूंगा। बाद में इनकी तुम्हें हार्ड कॉपी दे दूंगा, सॉफ्ट कॉपी दूंगा, हार्ड कॉपी नहीं। लेकिन 4 मैंने बुकलेट्स बनाई हुई है, इन्हीं के बेसिस पे ही वो 4 बुकलेट्स तुम्हें साथ मिलेंगी। बट हाउ यू हैव टू मेक द नोट्स वो मैं तुम्हें क्लास में सिखाऊंगा, ताकि तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट ना करना पड़े। जैसे अपनी इंस्टीट्यूशन की बुकलेट है, मैंने लेक्चर लिया, तुमने उसको ध्यान से सुना, कुछ लूज शीट पे लिख लिया। उस लूज शीट पे जो भी लिखा है वो बुक में तो कंपैरेटिवली थोड़ा होगा उसका 60%, बट दैट्स ओके। अब जो लिखा हुआ उसको बुक में हाईलाइट नहीं करना, जो रिमेनिंग एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं बुक में उनको हाईलाइट कर दिया। जो मैंने क्लास में समझाया था उसका प्रिंट आउट लेने की जरूरत ही नहीं है, उसमें हार्डली 5-5, 10-10% एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे, वो भी उसी पेज के ऊपर लिखे और हर बुकलेट के हर पेज के ऊपर एक एक पेज स्टेपल कर दिया, कंप्लीट हो गए। अब सिर्फ वो बुक्स और वो पेज पढ़ने और एक रजिस्टर लगाना है जिसमें तुमने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, बस दैट इज इट। तो हमारे पास 4 इंस्टीट्यूशन की बुकलेट्स होंगी, उन चारों के अंदर ही पेज अटैच होंगे, उन्हीं के ऊपर हमारे कंप्लीट नोट्स होंगे और एक 4 रजिस्टर होंगे, एक में एंशिएंट के टेस्ट, एक में मिडिवल के, एक के मॉडर्न के, एक में वर्ल्ड हिस्ट्री के। अब हिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट ब्यूटी क्या है? द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग हेयर इन हिस्ट्री ऑप्शनल इज सब स्टैटिक है। जो आज पढ़ोगे 20 साल बाद भी वही रहना, कुछ चेंज नहीं हो सकता, कोई अमेंडमेंट नहीं हो रही है, कोई नई जजमेंट नहीं आ रही है, कुछ चेंज नहीं हो सकता। हाँ, अनलेस कोई एक बहुत बड़ी कोई एक्सकावेशन हो जाए तो वो कहाँ पे कितना चेंज करा देगी। टोटल सिलेबस का 0.01% भी चेंज नहीं हो सकता करंट अफेयर के हिसाब से। एक चीज। दूसरी चीज, जब तुमने जीएस पढ़ ली, राइट, जब तुमने जीएस पढ़ ली तो उसमें क्या हुआ, एंशिएंट इंडिया फॉर प्री एंड मेंस लगा के जो कल्चर वाला पार्ट है, तुमने ऑप्शनल का 55% के आसपास का सिलेबस खत्म कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, हम पढ़ रहे हैं अशोका के बारे में या मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, तो ऑलरेडी पढ़ तो दिया। ये भी पढ़ना पड़ेगा कि विलेज लेवल पे ग्रामिका होता था, राइट, कहाँ पे युक्ता होते थे, कहाँ पे भुक्ति होते थे, क्या उसके ऑफिसर्स थे, ये सब पढ़ना ही पड़ेगा ना, ये तो जीएस में ही आना शुरू हो गया हुआ है। ऐसी मिडिवल इंडिया, अब तुम्हें वो प्री में अलाउद्दीन खालजी पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आर्किटेक्चर पे भी पूछ सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन भी पूछ सकता है, मुगलों पे मनसबदारी जागीरदारी पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वो हमने 55% सिलेबस पढ़ दिया हुआ है, तो रिमेनिंग 45% पढ़ना है। उसमें भी सारे फैक्ट्स नहीं है, एनालिसिस है। एनालिसिस कैसे हैं? जब हम जीएस पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा यार कि ये जो है ना मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, इसके ये फीचर्स है, बात खत्म हो गई। जब हम ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो हम बीच में 2-2 या 3-3 हिस्टोरियंस के नाम डाल देंगे कि इफ सीन थ्रू द पर्सपेक्टिव ऑफ आर.एस. शर्मा सर, it is this kind of an administration, but रोमिला थापर मैम says it is top heavy administration। इस तरह बस एक एक 2-2 राइटर्स के नाम आने हैं। एंशिएंट के लिए 5-7-10 राइटर्स के नाम, मिडिवल के लिए नाम, मॉडर्न के लिए नाम और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए बस ये 30-40 नाम एक्स्ट्रा है, बाकी सारा ही जीएस है। सिर्फ थोड़े थोड़े फैक्ट्स ऐड करने जाए, हम एनालिसिस ऐड करेंगे ताकि हमारे आंसर ऑप्शन के लेवल के बन जाए। डन। अब जब मॉडर्न इंडिया पढ़ते हो, जो मैंने तुम्हें यहाँ पर जीएस में मॉडर्न इंडिया पढ़ाई है, वो तुम मेरा रजिस्टर उठा लो और ऑप्शनल के पेपर देखो, 70% तुम्हें आता हो, सिर्फ 30% एनालिसिस ऐड करने हैं। जो मैं तुम्हें वर्ल्ड हिस्ट्री जीएस में पढ़ा देता हूँ, 70% ऑलरेडी सिलेबस कवर हो गया ऑप्शनल का। तो इसलिए मुझे ऑप्शनल कवर करने में सिर्फ 4 महीने लगते, क्योंकि बेस तो तुम्हारा बना हुआ है। अब मैं तुम्हें बोलूँ यार वैदिक एज में अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक एज थी, तो तुम्हें बेसिक्स तो पता ही है ना कि अर्ली वैदिक एज में सभा समिति होती थी, लेटर वैदिक एज में उसकी पावर कम हो गई, तो मैं तुम्हें डायरेक्ट एक लेवल से उठा सकता हूँ। पर अगर किसी ने वो नहीं पढ़ा हुआ, उसको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, जब मैं ये क्लास शुरू करूंगा, पहले 15 मिनट में मैं बिल्कुल बच्चे की तरह ना, जैसे तुम एलकेजी में हो उस तरह से एक स्टोरी बताऊंगा, जैसे मैं जीएस में बताता हूँ
कि आज के टॉपिक में ये वाले हमने टॉपिक्स कवर करने हैं आज के लेक्चर में, उसमें ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एनसीईआरटी में भी दी हैं, यहाँ भी दी हैं, वहां भी दी हैं। बेस क्लियर हो गया, फिर हम सीधा क्यूए पैटर्न पे आ जाएंगे कि ये क्वेश्चन है, उसका ये आंसर होना चाहिए, और उसके सारे पर्सपेक्टिव एक साथ ही कवर होंगे। तो 4 मंथ सिलेबस ओवर। जब क्लास चल रही है, मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी, एवरी सैटरडे आफ्टर 2 वीक्स, ताकि कुछ सिलेबस भी पढ़ लिया हो, कुछ प्रैक्टिस करने की चीज भी हो। पहले हफ्ते में टेस्ट रख के कोई फायदा नहीं। तो 15 दिन पढ़ने के बाद टेस्ट शुरू हो जाएंगे जो एंड तक चलेंगे फिर, और जिस दिन सिलेबस खत्म होगा उसके 2 हफ्ते आगे तक तो टेस्ट वैसे ही चले जाएंगे, क्योंकि 2 वीक का लैग चल रहा था। जिस दिन वो भी खत्म हो गए फिर मैं तुम्हें 15 दिन का ब्रेक दे दूंगा। सो प्लान क्या है, जून में बैच स्टार्ट करेंगे, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, यहाँ पे बैच खत्म होगा। जब यहाँ पे बैच खत्म होगा तो 15 दिन तो ऑफशूट करेगा ही। 15 अक्टूबर आ गया, क्योंकि वो हमारे पिछले 2 टेस्ट पड़े थे वो हो गए वीकेंड्स पे। तो अब हमारे 15 अक्टूबर तक चले गए। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक का तुम्हें टाइम दूंगा, सारा सिलेबस रिवाइज कर लो। 15 नवंबर से लेके 31 दिसंबर तक एक पूरी टेस्ट सीरीज चलेगी, राइट। इस टेस्ट सीरीज को कंप्लीट करके 1 जनवरी से तुम ऑप्शन को बाय कर दोगे और प्री की तैयारी शुरू कर दोगे। और जब तुम्हारा प्री हो गया उसके बाद सिर्फ रिवीजन करनी है और एक मेरे को लास्ट की टेस्ट सीरीज देनी है, बात खत्म। ये प्लान है। अब पहले तुम लोग बोलो, फिर मैं ऑनलाइन स्टूडेंट के साथ डिस्कस करता हूं। तुम्हें इसमें कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम? कुछ नहीं हट रहा है, नहीं है, वो र्यूमर था, कुछ नहीं हट रहा। पार्लियामेंट में स्टेटमेंट आ चुकी है, कोई नहीं मुगल हट रहे। हाँ जी सर, क्लियर। चलो अब ऑनलाइन पे बात करते हैं। ये जिसने भी कोई भी बात करनी है, यू हैव टू रेज योर हैंड्स एंड देन विल टॉक। यार ये ना, दिस इज रियली वेरी स्ट्रेंज। शुभम, ये हिस्ट्री ऑप्शन की क्लास है एंड यू आर आस्किंग अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी अलग से क्लास होगी, आप वहां जाओ, ठीक है। वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर बताएंगे ना, मैं कैसे बता सकता हूँ। और सुप्रियो आप बोलो। तहरीन जस्ट वेट, बोलो सुप्रियो। हाँ जी, हाँ जी, यस सुप्रियो, प्लीज टेल मी। सर हमारी करने के लिए बोला था, मैंने वो किया है, तो आपको भेजे, आपने चेक किया है क्या? बेटा मैंने पढ़ लिए सबके नोट्स। उसमें कहा था मेरा गलत हुआ है ये? सर गलत नहीं हुआ, आपने ना एक नोट मैंने भेजा उसको पढ़ा और लिख दिया, इसमें सही गलत का तो सवाल ही नहीं है। आपने मुझे ये बताना है आपको समझ आया कि नहीं आया। अगर कुछ समझ नहीं आया तो उसका डाउट पूछोगे। जो लिखने का स्टाइल है वो तो मैं सिखाऊंगा ना बेटा। नहीं, मेरा और एक प्रॉब्लम है सर। बताओ। जब सेंटेंस मेकिंग में या ग्रामेटिकल एरर हो जा रहा है सर, वो तो प्रैक्टिस से कवर होगा ना, वो तो फिर सिर्फ इस चीज के लिए नहीं है, वो तो फिर जीएस के लिए भी प्रॉब्लम होगी, है ना। यस सर, फिर वो तो हैंडराइटिंग, वो तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने से वो ठीक हो जाएगा। सिर्फ आंसर राइटिंग से नहीं, और भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ऋषभ, अगर तुमने अभी 12th किया तो बेटा तुम्हें अभी ऑप्शन करने की क्या ही जरूरत है, अभी सिर्फ जीएस पे फोकस करो, ठीक है। हाँ जी सुप्रियो, दैट इज ओके। हाँ सर, ओके। वो पावर प्रोसेस थोड़ा बता दीजिए यार उसके लिए ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस ऐसे कर लो फॉर नेक्स्ट 10 डेज। अपना तुम्हारा रीजनल लैंग्वेज क्या है? बंगाली। हाँ, एक ना बंगाली न्यूज़पेपर ले लो और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर लो, और दोनों में से जो न्यूज़ कॉमन है, फ्रंट पेज पे यूजुअली न्यूज़ कॉमन होती हैं, तो बंगाली न्यूज़पेपर से तुम पहले खुद ट्रांसलेट करो इनटू इंग्लिश, और फिर इसको इंग्लिश न्यूज़पेपर से कंपेयर करो कहाँ पे तुमने क्या गलती की है। यू विल स्टार्ट लर्निंग इट विद इन 10-15 डेज। डन? यस सर। ओके। हाँ जी मेहता जी आप बोलो। हाँ जी नंदिनी मेहता जी बोलो। यस, हाँ जी बेटा बोलो। सर, और मेरा कंसर्न ये था कि जैसे हिस्ट्री ऑप्शनल जीएस के लिए मैंने तो कंप्लीट कर दिया है हिस्ट्री, बट सर ऑप्शनल में ना, मतलब मैं जैसे स्टार्ट कर रही हूँ पढ़ना, फिर और जब इसका सिलेबस देखती हूँ तो फिर कभी माइंड में ही आ जाता है कि बहुत लेती है। और अच्छा चलो एक काम करते हैं, लेट्स डू इट लाइक दिस, लेट्स ट्राई अंडरस्टैंड समथिंग, ठीक है। जस्ट वेट फॉर अ सेक, अभी समझाता हूँ एक चीज। लेंथी है कि नहीं है ये अभी हम समझ ही लेंगे।
ये ना जो डाउट है ये सबको ही रहता है, पता नहीं क्यों रहता है कि ये सिलेबस लेंथी है। अब इसके लिए मुझे एफर्ट बहुत करना पड़ेगा। आई हैव टू गो बैक टू द टॉप ऑफ द पेज। हाँ चलो, अब ना हम ना सबसे पहले हिस्ट्री ऑप्शन का सिलेबस देखते हैं, ठीक है। ये देखो, ये दिया है सोर्सेज, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में एक्सप्लोरेशंस, एक्सकावेशंस, एपिग्राफी। अब जब मैं एपिग्राफी की बात करता हूं, एपिग्राफी का मतलब होता है इंस्क्रिप्शंस। क्या मैंने जीएस पढ़ते हुए अशोक के सारे इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ये सर पढ़ा। मैंने समुद्र गुप्ता के बारे में इंस्क्रिप्शंस के थ्रू पढ़ा है, मैंने चंद्रगुप्ता के इंस्क्रिप्शंस पढ़े हैं, मैंने ए होल इंस्क्रिप्शन ऑफ चालुक्यन किंग पुलकेशिन भी पढ़ा है। तो मैंने तो ऑलरेडी पढ़ा ही हुआ ना सारा कुछ। ये ऑप्शनल का सिलेबस वास्ट नहीं है, ये ऑप्शनल का सिलेबस क्या है, ये सारे जीएस के पेपर का मोर देन 50-55% ऑलरेडी इसमें इंटीग्रेटेड है। जब मैं फॉरेन अकाउंट्स की बात करता हूं, चाइनीज के लिए, चाहे वो फायान हो, चाहे वो ह्यूमसैंग हो, आईसैंग हो, सब इंडिया आए थे, मैं पढ़ता हूं ना। अल बरूनी के बारे में मैं पढ़ता हूं ना। तो ऑलरेडी मैंने बेस तो सबका ही बनाया हुआ है। अब ये देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसमें ओरिजिन का भी मुझे जीएस में पढ़ना है, इसकी डेट के बारे में मुझे पढ़ना है, इसका एक्सटेंट कहां तक फैली हुई है, इसके फीचर्स क्या है, इसका डिक्लाइन कैसे हुआ, इसका सर्वाइवल एंड सिग्निफिकेंस क्या है, इसका आर्ट एंड आर्किटेक्चर क्या है। और हर साल इंडस वैली पे जीएस में भी क्वेश्चन आ रहा है। तो मैंने सारे का बेसिक्स तो पढ़ा ही हुआ है ना, ऐसा तो कुछ भी नहीं जो नया आ गया। अब ये सब मैंने पढ़ा हुआ था। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे आ जाओ मौर्यन एम्पायर पे। क्या नहीं पढ़ोगी इसमें से? फाउंडेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर पढ़ा है ना, कि नंदास को हरा के चंद्रगुप्ता ने एम्पायर इस्टेब्लिश कर दिया, चंद्रगुप्त का पढ़ा है। कुटिल्य एंड अर्थशास्त्र जीएस में क्वेश्चन आ जाते हैं। अशोक का धर्म कितना इंपॉर्टेंट है, एडिक्ट्स, पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, आर्ट, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, एक्सटर्नल कॉन्टेक्ट्स, ये हम पढ़ते हैं। 13th रॉक एडिक्ट में अशोक ने अपने नेबर्स के बारे में बताया हुआ है। रिलीजन उस टाइम पे कैसा था, हम बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविका, सबके बारे में जीएस में पढ़ते हैं। स्प्रेड ऑफ रिलीजन कैसे हुआ, इसका लिटरेचर क्या था, डिसइंटीग्रेशन, शुंगास, कन्वास, सब तो जीएस में पढ़ा हुआ है ना। मुझे वो वाला टॉपिक बताओ जो हमने जीएस में नहीं पढ़ा हुआ अभी। जब हम बेटा देखो, मैं क्या समझा रहा हूँ, 50-55% सिलेबस तो तुमने ऑलरेडी पढ़ा ही हुआ है ना। अब कोई भी ऑप्शन लोगी, ये नहीं मैं बोल रहा कि वो जीरो से ही स्टार्ट होगा, लेकिन जो भी ऑप्शन लोगी उसमें कुछ ना कुछ तो तुमने पहले पढ़ा होगा। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, वो पीएसआईआर ऑप्शन ले लिया तुमने, तो तुमने कॉन्स्टिट्यूशन और इंटरनेशनल रिलेशन तो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, लेकिन उसके बाद जो पॉलिटिकल थ्योरी है, थिंकर्स हैं, और जो उसमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, वो तो जीरो से ही पढ़ोगी ना, वो तो पढ़ा ही नहीं हुआ। पब्लिक एड ले दिया तो पॉलिटी वाला पार्ट तो पढ़ा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन वाला, लेकिन जो थिंकर्स वाला पार्ट है वो तो सारा ही न्यू है ना। तो कोई भी ऑप्शन लोगी उसमें एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें 60-70% तो बिल्कुल जीरो से पढ़ना पड़ेगा। अगर तुमने कोई लिटरेचर एज एन ऑप्शन सब्जेक्ट लिया, वो तो 100% ही तुम्हें जीरो से पढ़ना है। सिर्फ एक हिस्ट्री ऑप्शन ही ऐसा है जिसमें तुमने सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ी हैं, तुमने कुछ भी और तैयार नहीं किया, चलो मानते हैं। और वर्ल्ड हिस्ट्री की एक बात करते हैं, जीएस में वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ ली? चलो, अगर हम जीएस को पढ़ते हैं और फिर हम जीएस में वर्ल्ड वार 1 भी पढ़ेंगे, वर्ल्ड वार 2 भी पढ़ेंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन भी पढ़ेंगे, रशियन रेवोल्यूशन भी पढ़ेंगे, अमेरिकन रेवोल्यूशन भी पढ़ेंगे, एंड चाइनीज रेवोल्यूशन भी पढ़ेंगे, फिर हम जर्मन इटालियन यूनिफिकेशन भी पढ़ेंगे, फिर हम बिस्मार्क की फॉरेन पॉलिसी भी पढ़ेंगे। अब ना पेपर मेंस का ऑप्शनल का आ गया, ठीक है। ऑप्शनल के पेपर में अब मुझे ये बताओ, ऐसा कैसे होगा कि ना तो वर्ल्ड वार 1 पे क्वेश्चन आया, ना वर्ल्ड वार 2 पे आया, ना फ्रेंच रेवोल्यूशन पे, ना रशियन रेवोल्यूशन पे, और ना ही अमेरिकन रेवोल्यूशन पे क्वेश्चन आया, ना ही जर्मन इटालियन यूनिफिकेशन पे आया? ये हो सकता है? अब ये देखो, अगर वर्ल्ड वॉर्स की बात करें तो ये उसका सिलेबस दिया हुआ है। अब हम ना एक काम करते हैं, इसको ना भी इसमें मोबाइल पे तो मैं बड़ी फास्ट ढूंढ लेता हूँ, स्क्रीन पे मुझे सर्च करना नहीं आता, बट जब मैं ये डॉक्यूमेंट दूंगा यू विल रियलाइज। तुमने एंशिएंट इंडिया अच्छे से पढ़ी हुई है? चलो आज एक काम करते हैं, इधर देखते हैं, ये ऑप्शनल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़े से हम पढ़ते हैं, और ज्यादा पीछे वाले नहीं पढ़ते, रीसेंट टाइम्स वाले पढ़ते हैं, ताकि पता चले रीसेंट टाइम में क्या ट्रेंड चल रहा है। ये आ गया वैदिक एज के क्वेश्चन। डू यू कंसिडर दैट द उपनिषादिक प्रिंसिपल्स एम्बॉडी द हाई पोजीशन ऑफ वैदिक रिलीजन थॉट? कमेंट। उपनिषादिक थॉट में क्या बताया हुआ था? सोल के बारे में, है ना।
और वैदिक रिलीजन क्या कह रहा था, मोक्ष के बारे में। मोक्षा कैसे मिलता है, सोल को ही मिलेगा, बॉडी तो खत्म हो जाएगी। तो उन दो थॉट्स को मिला के जो जीएस में पढ़ा है, एक एनालिटिकल क्वेश्चन बनाना है। डन। अब एक क्वेश्चन आया 2020 में, थ्रो लाइट ऑन द नेचर ऑफ रिलीजन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ गॉड्स मेंशन्ड इन ऋग्वेदा। अब तुम क्या बताओगे, ऋग्वेद में इंद्र गॉड के बारे में बताया है, उनके फंक्शंस क्या थे, अग्नि के बारे में बताया है, वरुण के बारे में बताया है, यमा के बारे में बताया है, और इसके अलावा ये माइनर गॉड्स हैं उनके बारे में बताया है। तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ ना ये भी तो। तो फिर ऐसा कौन सा क्वेश्चन होगा जो तुम्हें समझ नहीं आएगा। देयर आर नो लिटरेरी सोर्सेज फॉर हड़प्पन कल्चर एंड नो आर्कोलॉजिकल एविडेंस फॉर वैदिक पीरियड, एक्सप्लेन द फिनोमिना। अब हड़प्पन के लिए लिटरेचर तो है, लेकिन हमने आज तक डिसाइफर ही नहीं किया। तो जितनी रिकंस्ट्रक्शन होती है वो आर्कोलॉजी से होती है, और वैदिक एज का जो लिटरेचर है वो तो वैदिक एज में लिखा ही नहीं गया। उस टाइम पे तो श्रुति कल्चर था, लिखते नहीं थे, याद करते थे, और जो स्मृति हुआ, जो लिखा गया, वो तो बाद में आया। तो वैदिक एज के लिए हमारे पास रिटन लिटरेचर नहीं है, उसके लिए हम आर्कोलॉजी पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि पेंटेड ग्रेवेयर, पॉटरी वाली साइट्स पे आ जाते हैं, है ना। पढ़ा हुआ ना ये सारा कुछ। हाँ सर, ये सब तो सर टॉपिक तो देखने से तो लगता है कि हाँ कर लेंगे, क्वेश्चन तो हो जाएगा। सर एक और कंसर्न था कि सर जैसे जो आंसर लिखेंगे जीएस वाला भी ओवरलैप कर जाएगा और ऑप्शन का भी ओवरलैप कर जाएगा, और जब सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो सबको पढ़ना तो एक ही सब्जेक्ट है, तो अपने आंसर को हम अलग कैसे करेंगे। बेटा जीएस की क्लास जब हम ऑप्शन की क्लास में पढ़ेंगे ना, जैसे मैं तुम्हें अभी वो चीज दिखा रहा था, दोबारा दिखाता हूँ। स्टूडेंट भी कैसे अलग करेंगे, क्योंकि बेटा वो अच्छा ये मुझे बताओ, फिर अगर तुम पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी या साइकोलॉजी या एंथ्रो जौन सा भी ऑप्शन ले रही हो, उसमें बाकी स्टूडेंट से तुम क्या डिफरेंट कर लोगे, है ना। वो पता क्या होता है, वो तुम्हारी अपनी खुद की एक मेहनत होती है, ठीक है। वो तुम एक मेहनत भी तो करोगे ना। जैसे मैंने तो सबको दे दिया सेम नोट्स, क्या सब सेम नोट्स को सेम तरीके से याद करके सेम आंसर्स लिख के आ जाएंगे वहां जाके। सबसे याद तो नहीं हुआ। हाँ बस फिर अब देखो, जैसे तुम जीएस में पढ़ती हो तो तुम लिखती हो कि हिस्ट्री में हमने एंशिएंट मिडीवियल मॉडर्न पढ़ा है, ठीक है। अब जैसे मैं तुम्हें यहाँ पे पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू वेरियस फेसेस बेस्ड ऑन रिलीजन्स, एंड इसमें आएगा एंशिएंट इंडिया वाज शोन एज हिंदू इंडिया, मिडीवियल इंडिया, मुस्लिम इंडिया, मॉडर्न इंडिया इज ब्रिटिश। जेम्स मिल वाज द फर्स्ट टू डिवाइड इंडियन हिस्ट्री इनटू हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। ये मैंने न्यू एनसीईआरटी से उठाई हुई लाइन है। इसके बाद the activities of rulers of medieval India were interpreted in such a manner that Hindu-Muslim unity could be shattered। तो ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अडॉप्ट कर दी। इसका पॉजिटिव क्या था, पॉजिटिव था इट स्टार्टेड द ट्रेडिशन ऑफ हिस्ट्री राइटिंग इन इंडिया इन प्रॉपर मैनर। इससे पहले इंडिया में हम हिस्ट्री लिखते नहीं थे प्रॉपरली, ब्रिटिश ने आगे प्रॉपर लिखवा दी। दे वर द अर्लीस्ट स्कॉलर्स टू इंटरसेक्ट इन इंडियाज पास्ट, पीछे गए, उसको अंडरस्टैंड किया। Their negative interpretation of India's past forced Indian scholars to rise, and in this way the national school of Indian history emerged। तो हमारे लोगों ने अपने पास्ट की अच्छी चीजें एक्सप्रेस करनी शुरू कर दी। फिर नेशनलिस्ट अप्रोच आ गई। इसमें मेन राइटर कौन है, मजुमदार सर हैं, राय चौधरी सर हैं, नीलकंठ शास्त्री सर हैं, भंडारकर सर हैं। ये क्या करते हैं, emphasized on positive interpretations and glorified the achievements while sidelining the limitations। इन्होंने बोला इंडिया तो बहुत महान सिविलाइजेशन है। They put forward the idea of golden age to counter the idea of dark ages। अंग्रेज कह रहे थे इंडिया में डार्कनेस थी, ज्ञान नहीं था, इन्होंने उठा के गोल्डन एज का आइडिया दे दिया और गुप्ता एज को गोल्डन एज प्रूव कर दिया कि देखो उस टाइम पे कालिदास था जो इतना अच्छा लिटरेचर लिखता था, उस टाइम पे आर्यभट्ट था जिसने मैथमेटिक्स में इतना नॉलेज रखा हुआ था। द इंटरप्रिटेशन वाज टू इंस्टिल अ सेंस ऑफ प्राइड अमंग इंडियंस एंड लिटरेरी सोर्सेज वर प्राइमरीली यूज्ड। इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, ये वन साइडेड स्टोरी बताते हैं, अनबैलेंस्ड है, क्योंकि ये अपनी बुराइयां छुपा गए, अपनी कमियां छुपा गए। इन्होंने इस चीज के ऊपर एम्फेसाइज नहीं किया कि हाँ हमारे देश में कास्ट सिस्टम था या विमेन की पोजीशन डेप्लोरेबल थी, तो सिर्फ अपनी ग्लोरीज को हाईलाइट कर दिया, लिमिटेशन वीकनेसेस को छुपा दिया। इट फोकसेस ओनली ऑन द पॉलिटिकल हिस्ट्री एंड निग्लेक्टेड सोशो कल्चरल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट। समाज में कितनी गरीबी थी, औरतों का क्या हाल था, दलित का क्या हाल था, वो लिखा ही नहीं। ये लिख दिया राजे महान थे, राजाओं ने ये कर दिया वो कर दिया। Attention was limited to palaces and courts while the life of common people was neglected, और divisions on religious line continued। ये भी यही कहते जा रहे हैं कि हिंदू भारत अच्छा था, मुस्लिम भारत के बारे में लिख ही नहीं रहे। तो इससे भी तो हमें नुकसान हुआ ना, अंग्रेजों की जो चाल थी डिवाइड एंड रूल वो कंटिन्यू कर गई।
नेशनलिस्ट अप्रोच के स्कॉलर्स आरजी भंडारकर का कंट्रीब्यूशन, वी के राजवाड़े का, पीवी काने का, आरजी भंडारकर, एस सी राय चौधरी के एक एक पॉइंट लिख देंगे, उससे हमारा आंसर ऑप्शनल का बन गया। ये जीएस में नहीं पड़ा हुआ था, बाकी सारा कुछ तो जीएस के लिए भी चाहिए। फिर मार्क्सिस्ट अप्रोच आ जाती है, उसके बाद उसकी लिमिटेशंस आ जाती हैं। अब जब तुम्हारे पास ये सारे फैक्ट्स हैं, ऑब्वियस ही बात है तुम सारे फैक्ट्स तो आंसर में नहीं लिख पाओगे। इसमें से अब जिसको जो ज्यादा से ज्यादा अच्छे फैक्ट्स अपने आंसर में अच्छे एक्सप्रेशन से लिखेगा उसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ऐसा थोड़ा होगा कि तुमने ज्योग्राफी ले ली या तुमने एंथ्रो ले ली या तुमने पॉलिटिकल साइंस ले ली तो तुम्हारे पास आउट ऑफ द वर्ल्ड सिर्फ तुम्हारे पास ही नोट्स होंगे, सबके पास सेम नोट्स होंगे, है ना? यस सर। हो गया क्लियर अब मेहता? हाँ सर, हाँ, थैंक यू ओके सर। ओके। और किसी को कुछ पूछना है? अंतरा, अंतरा घोष, मैं तुम्हें माइक दे रहा हूँ, तुम्हारे से तो जरूर बात करनी है, नाराज भी हूँ तुमसे मैं। पहले तुम माइक ऑन करो। अंतरा प्लीज स्विच ऑन योर माइक क्विकली। हेलो सर। हाँ जी बेटा। हेलो। हाय अंतरा, सबसे पहले तो तुम इस क्लास को हाँ ये सर। बताओ कि तुम ऑलरेडी ऑप्शन कर चुकी हो, है ना? हाँ, थोड़ा सा शुरू किया था, उसके बाद मेरा एक एग्जाम था, इसके लिए कर नहीं पाई। जितना भी किया था थोड़ी उसमें कोई देर। प्रॉब्लम आई थी? नहीं, कोई प्रॉब्लम और नहीं तुम्हारा थी। पेपर भी क्लियर हो गया स्टेट सर्विस का? हाँ 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 हाँ। और तुमने उसका मुझे एक हाँ, दूंगी मैसेज यहाँ पे तो मुझे आज तुम्हारा मैसेज मिल जाना चाहिए, ठीक है? हाँ 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 सर, आज ही मिल जाएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक। बाकी हाँ। तुम्हारे डाउट है मुझे व्हाट्सएप करना। और इसके अलावा किसी को कुछ पूछना गाइस तुम में से? तो मैं क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ 7 जून से। 7 जून से पहले जिनका फाइनल हो गया ऑप्शनल, उनको मैं 3 रीडिंग्स और दूंगा। एक एंशियंट का होगा, एक मिडीवल का, एक वर्ल्ड हिस्ट्री का। वो 3 तुम लोग पढ़ लेना। उसके बाद भी अगर तुम्हें लगा कि यार मुझे डाउट आ रहा है मैं कैसे करूंगा, तो छोड़ देना। बट वो पढ़ने के बाद भी अगर तुम्हारा इंटरेस्ट सस्टेन होता है तो 7 जून से हमारी रेगुलर क्लास शुरू हो जाएगी। अब मैं क्लास का टाइम जो प्रपोज करता हूँ वो तुम लोग बताओ। मेरे पास 2 स्लॉट्स हैं ऑप्शनल पढ़ाने के। या तो मैं सुबह 8:30 से लेके 10:30 तक 2 घंटे पढ़ा सकता हूँ, या मैं पढ़ा सकता हूँ दोपहर का टाइम जो जीएस खत्म होती है 2:30 to 4:30। तुम लोगों को कौन सा टाइम सूट करता है? मेहता जी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा था। मेहता जी 8:30 to 10:30 बोला मैंने, 8 to 10 नहीं बोला। मैं इतनी जल्दी नहीं उठूंगा। 8:30 to 10:30 वाला टाइम ठीक है आप लोगों के लिए? उधर वो कह रहे हैं जी 2:30 to 4:30। इस पे ना एक डेमोक्रेटिक वोट करा लेंगे, जो मैक्सिमम स्टूडेंट को सूट करेगा टाइम वो कर देंगे। आई होप तुम लोगों को तो 2:30 भी सूट ही करेगा, अदरवाइज तुम जीएस लगाते हो उसके बाद लगा लोगे। तो डन है ये। फिर हम उस दिन डिसाइड करेंगे जिस दिन हम क्लास शुरू करेंगे। पहली क्लास में 2:30 रख लूंगा। उस क्लास में लास्ट में डिस्कशन कर लेंगे कि कौन सा टाइम सूट करता है, उस टाइम के अकॉर्डिंगली क्लास स्टार्ट कर देंगे। 7 जून को 2:30 to 4:30 क्लास होगी। 5 डेज अ वीक क्लास, सैटरडे टेस्ट, संडे तुम्हारे पास है अपनी रिविजन करने के लिए। डन एवरीवन? हाँ जी शुभम आप बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कौर यस यू कैन, नवरूप यू कैन सेंड दैट। हाँ बोलो शुभम। सर मेरा जो जीएस की थी और एनसीईआर की थी, मैंने एक बार भी रिवीजन नहीं हो पाई, तो स्टार्ट के कैसे कैसे करूं, मतलब जीएस की और एनसीईआर ऑप्शनल के साथ साथ? यार देखो, जैसे अब तुम ऑप्शनल करोगे तो तुम्हारी हिस्ट्री तो साथ साथ सारी रिवाइज हो ही जाएगी, यस। ठीक है? तो जो तुम जीएस का टाइम है उस टाइम पे दूसरा सब्जेक्ट पकड़ लो, चाहे ज्योग्राफी पकड़ लो चाहे हिस्ट्री पकड़ लो, उसको रिवाइज करो। ओके सर। सर मतलब रिवीजन के मतलब जो नोट्स निकाले वो सिर्फ पढ़ने के, ऐसा रिवीजन या कुछ और? रिवीजन करने के साथ होता होता अपने नोट्स को पढ़ना और फिर कोई आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। ओके। मेहता जी आपको कुछ और भी पूछना है? यू हैव अगेन रेज योर हैंड, बोलो। सर वो नोट्स मेरे पास नहीं है, तो वो आप तो मुझे मैं व्हाट्सएप करो, मैं भेज देता हूँ। ओके। ओके।
All right, guys. I hope nobody has any other question. Tehrin, raise your hand. तहरीन, मैंने ये बोला है बेटा, अब ध्यान से सुनना और साथ साथ आंसर करना। माइक ऑन कर लो, ठीक है? इसको समझना और ध्यान से सुनना। 4 महीने में मैं सिलेबस खत्म करूंगा। मैं तुम्हें 4 बुक्स दूंगा, साथ में मैं तुम्हें डेली क्लास में पीडीएफ से पढ़ाऊंगा, डिक्टेशन भी कराऊंगा, मैथ्स भी कराऊंगा, और सारे नोट्स जो हैं वो सिर्फ तुम्हें यही पढ़ने हैं और कोई बुक नहीं पढ़नी इसके अलावा, क्योंकि सारी बुक्स पढ़ के मैंने ये नोट्स बनाए हैं। जो है मैं तुम्हें बुक भेजूंगा उसको बाद में पढ़ना है। पहले क्लास का लेक्चर सुन लिया, उस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज कर लिया जो लिखा था या जो प्रिंटेड नोट्स थे। उसके बाद बुकलेट को पढ़ना है, उसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो हाईलाइट करके उस पेज को, उसी जो हैंड रिटन पेज है लूज शीट पे लिखना, उसको बुकलेट के उसी पेज के ऊपर स्टेपल कर देना है। और एक अलग से रजिस्टर लगाना है जिसमें तुमने अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। पिछले 20 साल के जितने क्वेश्चन आए हैं टॉपिक वाइज, 20-25 साल के, वो मैं तुम्हें अलग से भेज दूंगा। और जो पिछले 10 साल के क्वेश्चन आए हैं उन सबके मैं तुम्हें मॉडल आंसर्स भी भेज दूंगा। ओके सर, क्वेश्चन है हाँ कि जी। जैसे हम मैथ प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक स्टेट में वो मार्क कर देते हैं कि कोई पैलियोलिथिक साइट है। देखो इसका तुम्हें अभी देखो कितना आसान तरीका बताता हूँ। हमने पता कैसे प्रैक्टिस करनी है, ये हमारा मैप है इंडिया का, राइट? अभी हमने कैसे Yes. प्रैक्टिस करनी है क्लास में, हम एक ना स्केल लेके पहले ऐसे बॉक्सेस बनाएंगे उस मैप के ऊपर, ठीक है? और ये जो बॉक्सेस बनेंगे, अब ये बॉक्सेस जब बन गए ना, ये हमने ना 0.5 वाले बॉक्सेस बनाने होते हैं, वो मैं सिखाऊंगा क्लास में। अब जब वो 0.5 वाले बॉक्सेस बन गए और मैंने यहाँ पे साइट लगा ली, राइट, तो बहुत सारी साइट्स तो मुझे वैसे ही याद रहेंगी। कई बार साउथ इंडिया में आके ऐसे होता है कि वो साइट्स क्लोज बाय होती है तो मुझे याद नहीं आ रही होती। पेपर में मैं नीचे सिर्फ इतने एरिया में अगर मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है, मैं फटाफट यही बॉक्स बनाऊंगा। मुझे याद था कि एस या बी वाली साइट फर्स्ट बॉक्स में थी कि सेकंड बॉक्स में थी। यस हो गया क्लियर? यस इजी? अब यस बस मैप तो कभी प्रॉब्लम लाने नहीं देंगे तुम्हारी लाइफ में। ओके, चलो बाय। मेहता जी, आपका फिर से डाउट है कुछ और? बोलो। और सर, और टाइमिंग को लेकर थोड़ा इशू था क्योंकि मेरा कॉलेज रहता है। बेटा फिर आप रिकॉर्डेड देखना। पूरे हिंदुस्तान में मेरे लेक्चर रिकॉर्डेड में हर साल 500-700 बच्चे देखते हैं, फीस पे करके रिकॉर्डेड देखते हैं। डाउट आता तो मुझे पूछ लेते हैं, ठीक है? ऑल राइट, चलो गाइस, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आप तुमने ऑप्शन करना है तो मैं अगली रीडिंग कल सुबह डालूंगा, अगर नहीं करना तो ग्रुप छोड़ देना और दूसरा ऑप्शन ट्राई करना, टाइम वेस्ट मत करना। फीस इस ऑप्शनल की मैं तुम लोगों को जब तुम 2 आर्टिकल्स पढ़ चुके हो उसके बाद बताऊंगा। बाय, बेस्ट ऑफ लक।